नमस्कार साथियों, मैं अजय यूट्यूब चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। राजस्थान पॉलिटी में हमने राज्यपाल टॉपिक से शुरुआत की थी और हमने आर्टिकल 153 यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वहां से लेकर लगभग 161 161 अनुच्छेद भारत का संविधान का जो आर्टिकल 161 जो जिसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, वहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, जो कि कार्यपालिका शक्तियां ऐसी शक्तियां जो जिसमें राज्यपाल किसी भी मंत्री को या फिर किसी भी पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं, यानी जहां नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वहां राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी। विधायी शक्तियां, विधानसभा के संबंध में कोई नियम बनाने हो या विधानसभा के साथ राज्यपाल का जो संबंध है उनकी विधायी शक्तियां हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 200 में जब कोई संकल्प या विधेयक जब राज्यपाल जी के पास आते हैं तो राज्यपाल जी को आर्टिकल 200 के तहत 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। उस विधेयक को वो स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर लिया तो वो कानून बन जाता है। उस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकते हैं, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं अगर वो धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक के बारे में अब बता दूं कि धन विधेयक राज्यपाल जी की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, अतः उनको धन विधेयक को राज्य विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। इसके अलावा अगर कोई साधारण विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार कर राजस्थान विधानसभा या विधानसभा ने अगर पुनर्विचार कर लिया है और दोबारा अगर राज्यपाल जी के पास भेजते हैं तो राज्यपाल जी इस बात के लिए बाध्य हैं कि उस पर वो हस्ताक्षर करें। इसके चौथा है कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं और राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख लेते हैं तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति जी को ये पावर हो जाती है उस विधेयक के संबंध में। तो आज ये अभी पॉलिटी की नेक्स्ट जो अभी हमारा पॉलिटी की जो क्लास रहेगी, राज्यपाल, आप सभी को पता हो कि राज्यपाल पद राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल की चाहे वो राज्य पॉलिटी का धुरी होता है और वो चाहे वो कौन से भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, और जितने भी गैर संवैधानिक या संवैधानिक आयोग है उसमें राज्यपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, आपको बोरिंग लगेगा लेकिन आपको इसमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से आरपीसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सिक्वेशन बना रही है और संविधान की जो एज इट इज लैंग्वेज यूज कर रही है, तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा ताकि हम उस परीक्षा में सफल हो सकें। राज्यपाल पद के सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश, जब राज्यपाल पद के संबंध में संविधान सभा में भी बड़ी डिबेट हुई कि इस पद ये राज्यपाल जी को मनोनीत किया जाए या फिर इनका निर्वाचन की व्यवस्था हो, तो हमारे जो संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया और उन्होंने प्रावधान रखा कि राज्यपाल जी के लिए राज्यपाल जी को राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे और उनके लिए जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, तो संविधान में राज्यपाल जी को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इनके स्थान पर के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। के हनुमंतैया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने राज्यपाल पद के लिए कुछ रिकमेंड्स दी। उन्होंने पहला बताया कि एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति को
एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, उसे कितनी ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए एक व्यक्ति को। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को, संविधान में तो 2 ही योग्यता लिखी हुई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वो उसकी 35 वर्ष आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जिसे प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव हो। और उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए, यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन रहते हुए उन्हें अपने संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुसार उन्हें कार्य करना चाहिए। ये बात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सिफारिशें दी। सरकारी आयोग, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है, 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ। रणजीत सिंह जी सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके एक सदस्य थे डॉक्टर शिवारामन और दूसरे थे डॉक्टर सेन, यानी 3 सदस्यीय आयोग था। इन्होंने राज्यपाल जी के पद को लेकर क्या रिकमेंड्स दी, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो आप संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जी से एक बार पूछ लें कि हम उमुक व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं, उनकी भी एक बार राय जान ले, ताकि उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट या कोई संघर्ष पैदा नहीं हो। अभी हाल ही में भी, या फिर हम कई वर्ष पिछले देख रहे हैं कि जैसे अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विधानसभा और राज्यपाल जी के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, उसमें हाई कोर्ट, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस संबंध में कई बार दिशा निर्देश भी देता है। उस दिशा निर्देशों या उनके जजमेंट्स को भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस केस में क्या क्या जजमेंट दिए गए राज्यपाल पद के लिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए तथा पद मुक्ति पहले उसका स्थानांतरण न किया जाए, यानी राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाना चाहिए और पद मुक्ति से पहले उसका स्थानांतरण न किया जाए। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति 4 माह में निर्णय ले। ये अभी बात हुई थी कि अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति 4 माह में निर्णय ले, यानी जब आर्टिकल 200 के तहत जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर आता है तो उन पर उनको 4 प्रकार की शक्तियां, उसमें एक है कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रह सकते हैं कुछ विशेष केस में, जो हमें आगे पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से केस हो सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना होता है। तो उस संबंध में राष्ट्रपति जी को उन्होंने रिकमेंड्स दी कि वो 4 माह में उस पर निर्णय दे। राज्यपाल हेतु नियुक्त व्यक्ति केंद्र में, सरकारी आयोग ने क्या कहा कि राज्यपाल के लिए जो नियुक्त व्यक्ति है वो केंद्र में अगर किसी दल की सत्ता है, उस दल से उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल के विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये रिकमेंड्स सरकारी आयोग ने दी। पुंछी आयोग ने क्या कहा? पुंछी आयोग के एम पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में गठित हुआ। उन्होंने राज्यपाल पद के लिए कहा कि यह बात तो कॉमन ही है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री जी परामर्श लेना चाहिए। ये बातें तो कॉमन आ जाती है, लेकिन उन्होंने एक विशेष रिकमेंड्स कही कि राज्यपाल जी को हटाने के लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया विधानसभा द्वारा लाई जानी चाहिए। ये रिकमेंड्स किसने कही? ये पुंछी आयोग ने कही। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर कि राज्यपाल के पद के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो पुंछी आयोग ने दिया। तो ये बात आप इसको याद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा? राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जैसे शब्द को सिद्धांत से हटा देना चाहिए। ये तो कोई बड़ी, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति ने भी कहा कि 4 माह में उन्हें निर्णय ले ले। तो ये बातें थी, लेकिन इसमें जो महाभियोग की जो प्रक्रिया जो मैंने बताई है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आर्टिकल 160 भी पढ़ चुके थे। आर्टिकल 160 में क्या बात लिखी हुई है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन,
यानी राष्ट्रपति ऐसी आकस्मिकता अजाई जो संविधान में उपबंधित नहीं है, यानी कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाए जिसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, तो राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा और ठीक समझे। यानी किसी कारण से अगर कोई आकस्मिकता के कारण राज्यपाल का पद रिक्त हो गया है, राज्यपाल जी का पद पर रहते देहांत हो गया, कोई अन्य कारण हो गया है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो राष्ट्रपति जी को पावर है कि वो किस व्यक्ति को उस राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त करे। जैसे कि किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे सकता है, और साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उन्हें भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ दिला सकता है, और उन्हें वही शपथ लेनी होती है, चाहे वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ले कोई व्यक्ति, उसे वही शपथ लेनी होती है जो आर्टिकल 159 में राज्यपाल जी शपथ लेते हैं। आर्टिकल 161 उनकी क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति जी और जो राज्यपाल जी की जो क्षमादान शक्तियों में इसमें दो ही प्रकार के अंतर है। मृत्युदंड मिला है, उसके संबंध में राज्यपाल जी को शक्ति नहीं है। वो कुछ समय के लिए स्थगित तो मृत्युदंड की सजा को कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। और दूसरी, सैन्य मामलों में राज्यपाल जी को कोई शक्ति नहीं है। ये इसमें आर्टिकल 161, यानी जो अभी ये आर्टिकल तो महत्वपूर्ण याद रखते हैं, लेकिन जो आर्टिकल के अंदर जो बातें हैं जो आपने डिस्कस करें उनको याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। सैन्य मामलों में राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं है। मौत की सजा के संबंध में भी राज्यपाल को पूर्णतः मौत की सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते राज्यपाल जी, उन्हें शक्ति प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी विधानसभा चाहे तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां मतलब राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों में विस्तार कर सकती है। आर्टिकल 163, जिसे हम आर्टिकल 163, 164, 165, 167 जो कि हम जब मुख्यमंत्री जी का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 164 राज्य का महाधिवक्ता, या आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल यानी प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। इसकी ये योग्यता है। किसको महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त्य रखता हो, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि राज्यपाल निर्धारित करे। ये कीवर्ड ही हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। यानी महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक तय करता है, उसका वेतन तो तय करता है वो राज्यपाल जी निर्धारित करेंगे, न कि विधान मंडल या विधानसभा। आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, किसी भी सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई हो, यानी समस्त जो कार्यपालिका की जो कार्रवाई है, यानी समस्त जो राज्य के कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये बात आर्टिकल 166 में लिखी हुई है। आर्टिकल 168, यानी अपने इन आर्टिकल्स का तो ध्यान नहीं रखना कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज भी हो जाएगा कि किस आर्टिकल्स में क्या बात लिखी गई है, लेकिन जो आर्टिकल्स के अंदर, अनुच्छेदों के अंदर जो मूल बातें लिखी हुई है वो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे राज्यों के विधान मंडलों का गठन, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा। यानी विधान मंडल होगा तो विधान मंडल में कौन कौन शामिल है? विधान मंडल में राज्यपाल जी तो होंगे, राज्यपाल के विधान मंडल में राज्यपाल जी होंगे। इसके अलावा विधान परिषद, यानी हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद प्लस विधान सभा। यानी विधान मंडलों का गठन कैसे होगा? इसमें राज्यपाल शामिल होंगे, विधान परिषद शामिल होगी और विधानसभा होगी। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है,
तो राज्यपाल और विधानसभा विधानमंडल में शामिल होंगे। इसमें विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है, जिसको अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इसका निर्माण और इसका निरसन, इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं। कभी भी इसको भंग किया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से। आर्टिकल 174 जो ये बीच के आर्टिकल हैं इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ आर्टिकल राज्य की विधानसभा से संबंधित है, कुछ आर्टिकल राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। जब हम मुख्यमंत्री जी का टॉपिक पढ़ेंगे तो इन आर्टिकलों को ले लेंगे, और जब हम विधानसभा का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम जो बीच के जो आर्टिकल हैं उनको हम उस क्लास में ले लेंगे। आर्टिकल 174 राज्य के विधानमंडल के 17वां और विघटन की बात करता है। आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के किसी सदन का 17वां कर सकेगा। यानी जब अगर सत्र आरंभ करना है, विधानसभा का कोई सत्र आरंभ करना है और उस सत्र को समाप्त करना है और विधानसभा को विघटन करना है, तो ये अधिकार तो है राज्यपाल जी के पास। लेकिन अगर विधानसभा को कुछ समय के लिए स्थगित करना है, अगर कोई सत्र चल रहा है, उसको कोई विधानसभा का सत्र स्थगित करना है, तो स्थगित करने की पावर किसके पास है? स्थगित करने की शक्ति उस विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति के पास है। आर्टिकल 175 सदन या दोनों सदनों में विभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल विधानसभा में विधान परिषद वाले राज्यों में दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ, यानी आर्टिकल 175 के अनुसार राज्यपाल और विधान परिषद, जहां विधान परिषद और विधानसभा है वहां पर संयुक्त रूप से, या जहां विधानसभा है वहां विधानसभा को दोनों सदनों में संवेद अभिभाषण कर सकेगा। एक सदन है तो उस एक सदन में अभिभाषण कर सकेगा, और वो राज्यपाल अपेक्षा कर सकेगा कि उस अभिभाषण में सभी जो एमएलए हैं सभी उपस्थित रहें। राज्यपाल जी का विशेष अभिभाषण 175 में तो अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण कब देते हैं राज्यपाल जी? राज्यपाल जी विशेष अभिभाषण देते हैं जब एक तो जो विधानसभा का जो प्रथम आम चुनाव होता है, विधानसभा का जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है, उस प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, वो राज्यपाल जी का विशेष अभिभाषण है। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दिशा में एक साथ संवेद दोनों सदनों को अभिभाषण देते हैं, वो विशेष अभिभाषण कहलाता है। वो आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल जी विशेष अभिभाषण करते हैं। आर्टिकल 188 ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, एमएलए यानी जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं, वो उनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल 188 में है। उसमें लिखा गया है कि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण से पहले, यानी वो अगर उन्हें अपने स्थान ग्रहण करना है, स्थान ग्रहण से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त या निमित्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी अगर कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नियुक्त हुआ है तो संविधान में तो ये प्रावधान है कि उसे राज्यपाल जी शपथ दिलाएंगे, लेकिन राज्यपाल जी अपने बिहाफ पर किसी व्यक्ति को या विधानसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल जी शपथ दिला देते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर उन जो बचे हुए जो विधायक हैं उनको वो शपथ दिला देते हैं, वो राज्यपाल जी की बिहाफ पर दिलाते हैं। हालांकि ये कार्य भारतीय संविधान में राज्यपाल जी का है और वो किसके अनुसार
शपथ देंगे, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाएंगे। आपको दोबारा बता दूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जी की जो शपथ का उल्लेख उनके संबंधित आर्टिकल में है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, इनकी शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में है। प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिला देते हैं। आपको पता होगा कि जो 16वीं विधानसभा थी, राज्य विधानसभा, उसके प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ जी थे, जो मालवीय नगर जयपुर से विधायक हैं। उन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इसके बाद हमने राज्य विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में श्री वासुदेव देवनानी, जो अजमेर उत्तर से विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा ने उन्हें नियुक्त किया, यानी विधानसभा ने उनका चुनाव किया। विधानसभा ने क्या किया? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वासुदेव जी देवनानी का चुनाव किया और उपाध्यक्ष के रूप में लगातार इस बार भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। हालांकि इस भारतीय संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, यानी प्रत्येक विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। लगातार दूसरी बार ये हो रहा है कि 15वीं विधानसभा में और इस बार 16वीं विधानसभा में दोनों बार विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में किसी सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, तभी वो उसकी कार्रवाई में, मतलब विधानसभा या विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेंगे। आर्टिकल 188 के अनुसार शपथ लेते हैं। आर्टिकल 192 सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी धीरता से ग्रस्त है, तो वह प्रश्न राज्यपाल, यानी अपने इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एमएलए है या फिर कोई विधान परिषद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने कोई अपने चुनाव में किसी अनैतिक या अवैध गतिविधियों से वो चुनाव जीता है, या फिर उसने कुछ तथ्य छुपाए हैं, उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, तो उस संबंध में राज्यपाल जी भारतीय निर्वाचन आयोग किस लाए पर, भारतीय निर्वाचन आयोग किस लाए पर निर्णय करेंगे, उसकी अयोग्यता और योग्यता के संबंध में निर्णय करेंगे। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि आपको पता होगा कि विधायकों का चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो राय होगी या उनकी जो सलाह होगी वो राज्यपाल जी के लिए बाध्य होगी। तो यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर ऐसा निर्णय लेते हैं अगर कोई सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई निर्णय हो। आर्टिकल 200 विधेयकों पर स्वीकृति, जिसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी राजस्थान की विधानसभा से पारित संकल्प या विधेयक राज्यपाल जी के पास आता है, तो राज्यपाल जी आर्टिकल 200 के तहत क्या कर सकते हैं, वो उस विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, तो वो कानून बन जाता है। उस पर अनुमति रोक लेते हैं तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर वो धन विधेयक है तो उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल जी की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि साहब थोड़ा और देख लो, आपकी बातें तो ठीक है लेकिन फिर भी इसमें कोई संशोधन अगर आपको करना है तो आप एक बार और देख लो। अगर फिर वो पुनर्विचार कर विधानसभा राज्यपाल जी के साथ पास वापस भेजती है तो राज्यपाल जी इस विधेयक पर अब राज्यपाल जी को साइन करने ही होते हैं। और आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। उसके कुछ प्रावधान हैं कि आर्टिकल 200 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, वह अनुमति पर रोक सकता है। जब कोई विधेयक आया
राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया तो राष्ट्रपति जी को यह घोषित करेगा, यानी वह विधेयक पर अनुमति देता है, दे भी सकता है, अनुमति रोक भी ले सकता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक राज्य विधानमंडल के सदन या सदस्यों को ऐसे सहित लौटा दे, और जो विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन या सदन ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर उस पर पुनः विचार करेगा। यदि वह सदन या सदन के द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुनः पारित किया जाता है उस राष्ट्रपति के विचार पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें बात लिखी गई है कि किन किन परिस्थितियों में, मतलब कैसे कैसे करेंगे, इसको मैं आगे आपको डिस्कस पूरा बताऊंगा। कि अपने आगे वाली स्लाइड को दोबारा पढ़ते हैं। हाँ, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रखा जाता है तब राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या फिर उस पर अनुमति रोक सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन है कि अनुमति दे भी सकते हैं, अनुमति नहीं भी दे सकते। परंतु जहां धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश सहित लौटा दे। जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन या सदन ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से, यानी इसमें यह बात लिखी गई है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति जी, अगर धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो राष्ट्रपति जी उस संबंधित विधानसभा को समक्ष उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। और पुनर्विचार लौटाने के लिए उन्हें निर्धारित किया गया कि 6 माह की अवधि के भीतर उस पर पुनर्विचार कर लें, कोई संशोधन करना है तो संशोधन कर लें, ताकि फिर उसको राष्ट्रपति के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। यानी जब इसमें यह बात लिखी है, दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा कि आर्टिकल 200 के तहत तो राज्यपाल जी को जो कोई विधेयक आता है उस पर वो साइन कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपति जी के पास आरक्षित रखते हैं। तो अगर धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो राज्यपाल के बिहाफ से या फिर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संबंधित विधानसभा में भेज सकते हैं। तो विधानसभा उस पर 6 माह में उसको निर्णय लेना होता है विधानसभा को, और वो उस निर्णय लेकर राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं। तब राज्यपाल की भूमिका उसमें समाप्त हो जाती है। तब उस बिल पर एक बार अगर राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर लिया तो वो राष्ट्रपति उस पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। मोटा मोटी इसमें ये बात है। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राज्य विधानसभा या विधानमंडल में कौन रखवाएगा? राज्यपाल जी रखवाएंगे। और राज्यपाल जी किसके बिहाफ पे रखवाएंगे? वित्त मंत्री के बिहाफ पे रखवाएंगे। ये बात आर्टिकल 202 में है। इस संबंध में राज्य विधानसभा के नियम भी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम राज्य विधानसभा ने जो नियम, राजस्थान की विधानसभा ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियमों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस नियमों को भी हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की एक विधायी शक्ति है, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि किसी समय उस समय अगर कोई विधानसभा या विधान परिषद सत्र में नहीं हो और आवश्यक हो गया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, या ऐसा कोई समय आ गया हो जिसमें कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो उसमें राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। और वो अध्यादेश जारी करते हैं, उसके सभी प्रावधान एज इट इज वैसे ही होते हैं जिसमें कोई अधिनियम हो जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो, उस अधिनियम के अनुसार ही उसमें सारे प्रावधान होते हैं। और उसकी जो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी भी इसमें आवश्यक होती है कुछ के लिए। इसमें यदि किसी समय उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं हो, विधान परिषद को छोड़कर जब कोई दोनों में से कोई एक सत्र में नहीं हो, और अपनी राजस्थान के विधानमंडल में तो एक सदन है, यदि राज्य विधानसभा सत्र में नहीं हो, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है कुछ अध्यादेशों के लिए। राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखना आवश्यक समझता है। राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो जाए
मैंने आपको बताया कि वो अध्यादेश होता है वह बल और प्रभाव वही होगा जो राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम का होगा जिसमें राज्यपाल की अनुमति हो, किंतु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश। अब जब ये अध्यादेश अध्यादेश पारित हो गया, अध्यादेश जारी हो गया, तो उसमें इसमें लिखा है कि 6 माह तक ये अध्यादेश प्रभावी रहेगा, यानी 6 माह तक तो न्यूनतम रहेगा। इसके अलावा अगर विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया है तो 6 सप्ताह और 6 सप्ताह में 6 माह और 6 सप्ताह, इन 6 माह में उसे विधान मंडल या विधानसभा में उसे पारित करना होता है। अगर वो पारित हो जाता है, अगर वह पारित हो जाता है तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है, और अगर पारित नहीं हुआ तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसे समाप्त करना देता है। अध्यादेश जो ये अध्यादेश है इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये भी इसमें से प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल द्वारा ये भी किसी भी समय इसको वापस भी लिया जा सकता है, वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद सलाह के साहब अब ये स्थिति ठीक हो गई है तो आप इस अध्यादेश को वापस ले लीजिए, तो वो अध्यादेश किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 213 जिसे हमें पहले भी डिस्कस कर चुके थे, दोबारा भी आपकी बातें रिपीट हो गई। इसमें कुछ राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, एक सेकेंड। प्रत्येक जो क्लास है उसके साथ उस संबंधित टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आरपीसी और एनएस बोर्ड द्वारा बनाए गए उनको अटैच किया गया है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। इसमें राज्यपाल निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित किया गया। अभी जो अपनी जो यूट्यूब चैनल राज सारथी पर राजस्थान पॉलिटी अपडेटेड के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस पर अपनी एक ओरिएंटेड क्लास हो चुकी है कि हम राजस्थान पॉलिटी को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद मैंने एक क्लास ली थी कि उसमें कुछ छुपे हुए टॉपिक, कुछ छुपे हुए बिंदु जो कि उस विधानसभा, राज्य विधानसभा, राजभवन या वो जो राजस्थान की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर मिलते हैं। तो उसमें मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए थे, गवर्नर रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष और निजी विधेयक, यानी निजी विधेयक कौन कौन से पारित हुए हैं और कितने निजी विधेयक, उस 3 टॉपिक की क्लास हुई थी। आगे भी हम इस तरह के टॉपिक्स लेके आएंगे, छोटी छोटी क्लास लेके आएंगे जो छुपे हुए टॉपिक है वो आपके सामने लाए जा सके। तो राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फंड 1975 में निर्मित किया गया था। गवर्नर रिलीफ फंड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता है। आप निश्चित रूप से जो पिछली जो क्लासें हैं उन क्लासों को देखें और मेरे साथ राजस्थान पॉलिटी पढ़ें ताकि आपका और मेरा तारतम्य बन जाए। तो इसमें जो पहली बात है कि जो गवर्नर रिलीफ फंड है 1975 में गठित नहीं हुआ था, ये गठित हुआ था 14 मार्च 1973 को। ये बात इसमें गलत है। और गवर्नर रिलीफ फंड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता है, इसमें एक बात है, यानी कथन केवल 2 सही है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें 3 बातें सही है, तो इसमें सही कौन सी है वो अपने को पढ़नी है। इसमें है कि राजस्थान पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था। बिल्कुल, जब राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में हुआ तो राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया और राज्यपाल पद सृजित किया गया। 1 नंबर बात सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद का समाप्त किया गया, ये भी बात सही है। गुरुमार्ग निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। और हरिभाऊ किशनलाल बागड़े ने 31 जुलाई
2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आपको पता होगा कि ये 45वें राज्यपाल हैं। राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? 45वें राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष भी रहे हैं, इसके अलावा वहाँ के विधायक भी रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। तो गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये बात इसमें गलत है, और इसमें कौन सा पूछा है, कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। गुरमुख निहाल सिंह जी को 25 अक्टूबर 1956 इन्हें कब नियुक्त किया गया था? 25 अक्टूबर 1956। ये क्वेश्चन आरएस परीक्षा का क्वेश्चन है। ये कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो राजभवन की साइट है, जो राज्यपाल जी की साइट है, उस पर 25 अक्टूबर दिया हुआ है, तो राज्यपाल जी ने उस रिट को नकारा, आयोग ने उस रिट को नकार दिया और इसका उत्तर माना 25 अक्टूबर 1956। यानी उनकी नियुक्ति कब की थी? उनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार ने उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार केंद्र में थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनकी नियुक्ति तो 25 अक्टूबर 1956 कर दी थी, लेकिन उन्होंने शपथ 1 नवंबर 1956 को ली थी। ये आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। जो पहली बार जब लगा था 1967 में, वो सबसे कम टाइम के लिए था। 1992 में जो अंतिम बार लगा वो सर्वाधिक समय के लिए था। 1980 में भी सीएम भैरव सिंह जी थे, भैरव सिंह जी शेखावत थे, और 1992 में जब बावरी मस्जिद वाला मामला हुआ था, उस टाइम भी भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यानी 2 बार मुख्यमंत्री थे। और इस टाइम 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और सर्वाधिक समय के लिए मोहनलाल सुखाड़िया ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और हरिदेव जी जोशी, दूसरी बार जब लगा था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जी जोशी थे। तो अपने देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो भैरव सिंह जी शेखावत, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और मैंने इसके लिए आपको और भी बता दिया। नवंबर 1924 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं शामिल है? ये भी आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 2 महिलाएं अभी तक शामिल हैं। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया कुमारी जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, और साथ में मंजू वाघमार, कौन सी है? मंजू वाघमार, जो कि राज्य मंत्री हैं। तो अभी ये जो मंत्रिमंडल है अपना, भजनलाल जी की सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उसमें 24 मंत्री हैं अभी 24 मंत्री हैं। 1 नवंबर 2025 तक, कल क्या हो जाए वो तो पता नहीं है। 1 नवंबर 2025 तक यही स्थिति है, 24 मंत्री हैं। कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी तक 6 मंत्री वो और बना सकते हैं। लेकिन अभी अपना क्वेश्चन था कि राजस्थान में अभी मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं हैं? तो 2 महिलाएं हैं, मंजू वाघमार और दिया कुमारी जी। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी डायरेक्ट विधानसभा की साइट से क्वेश्चन उठाया गया है, और इसमें ये बात गलत है कि प्रथम विधानसभा में 306 बैठकें नहीं हुई थी, और बाकी बात सही है कि 12वीं में ही हुई, 5वीं में ही हुई। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन प्रथम विधानसभा में कितनी बैठकें हुई ये तो अपने को पता होना चाहिए। तो अपने विधानसभा की जब क्लास आएगी उसमें ये भी बात देखेंगे। ये क्वेश्चन है जो सारे राजस्थान पॉलिटी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो पीडीएफ के साथ, जो ये अपनी क्लास है इसकी पीडीएफ के साथ अटैच है। आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो इनकी न्यूनतम संख्या 12 है, यानी इस संबंध में सही कथन को पहचाना, यानी एक कथन सही है इसमें। यह राज्यपाल को उसके सभी कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्यपाल को इसकी सलाह अत्यंत बाध्यकारी होती है। यह राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें यह बात सही है कि इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम तो 12 होनी चाहिए और अधिकतम विधानसभा का 15%, यानी राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, लेकिन न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। कुछ राज्यों को छोड़ दें अपने, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दें। राज्यपाल को उसके सभी कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती है, तो ये बात गलत होती है, सभी कृत्यों में भी सलाह नहीं देती। और राज्यपाल को इसकी सलाह अत्यंत बाध्यकारी होती है, ये भी कोई बात गलत हो गई। राज्य विधान मंडल होता है, राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। राज्य मंत्रिपरिषद होती है जो राज्य विधानमंडल के प्रति नहीं, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये बात भी गलत हो गई। तो अपना क्वेश्चन था कि राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन कौन सा है कि इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है, और इसके अलावा ये 3 स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की विधानसभा के कुछ नियम बनाए गए थे 1956 में, फिर उसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। उस नियमों में बात लिखी गई है कि एक तो विधानसभा, जो अपनी विधानसभा है, वो उस अध्यक्ष का क्या करेगी? अध्यक्ष को चुनेगी, और एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। ये संवैधानिक प्रावधान है, उपाध्यक्ष को चुनेगी। इसके अलावा वो 4 सभापतियों को मनोनीत कर सकते हैं। तो वो मनोनीत राज्य विधानसभा के सदस्य ही होंगे। और जो उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जो नियम बनाए गए, उसमें नियम में ये बात लिखी है कि वो 4 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। 4 व्यक्तियों को, यानी जो 4 एमएलए हैं उनको सभापति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगर आपने राजस्थान विधानसभा की जो कार्रवाई अगर देखी होगी, तो उसमें कई बार तो वासुदेव जी देवनानी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा कुछ विधायक भी हैं जो उस सीट पे, जो सभापति की, जो अध्यक्ष की सीट पर बैठते हैं, अध्यक्ष के आसन पर बैठते हैं, तब जो एमएलए हैं वो बोलते हैं कि माननीय सभापति जी। तो वो सभापतियों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती हैं। तो ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो ये बड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन है, इसको आसान क्वेश्चन नहीं कहेंगे। जब कोई राज्यपाल पद धारण करने के साथ साथ किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में पद धारण करता है, तो उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते के विषय में एक निर्णय कौन करता है? अपने इस बात को डिस्कस भी करके आए थे। यानी जब आर्टिकल 153 में तो ये बात लिखी हुई थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन मूल संविधान में यही बातें थी। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसमें ये बातें जोड़ी गई कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकेगा। तो ये नियुक्ति कौन करेगा? ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, तो वो अगर उसको दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो उसकी उपलब्धियां और भत्तों के विषय में निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ही निर्णय करेंगे कि किस किस अनुपात में किस किस राज्य को उनके वेतन भत्ते के लिए देना है। तो इसमें लिखा है कि उस राज्य की विधानसभा जिसका वह मूलतः राज्यपाल नियुक्त हुआ है। इसमें आपको कंफ्यूजन करने वाली बात मिलेगी, लेकिन अपने डायरेक्ट उसमें जो संविधान की लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। यानी इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट में बी ऑर्डर डिटरमाइन, यानी प्रेसिडेंट ने जो डिटरमाइन कर दिया वही उनको वेतन और भत्ते उपलब्धियां मिलेंगी। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम राज सारथी ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि राज्य वित्त आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग और केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल जी को देते हैं और राज्यपाल जी उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं, संबंधित राज्य की विधानमंडल या विधानसभा में रखवाते हैं। और इसमें बात लिखी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग वितरण जो अपना वार्षिक वित्तीय देता है वो आर्टिकल 323 के तहत देता है। जब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे तब इसमें ये बातें और क्लियर हो जाएगी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को, यानी राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री जी के जो कर्तव्य है उनका लेख कौन सा है, आर्टिकल 167 है, जिसको मैंने आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रूप में भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में नियंत्रक के महालेखा परीक्षक बने। ये राज्यपाल से संबंधित तो नहीं है लेकिन मुख्य सचिव से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं कि राजीव महर्षि जो कि हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे, बाद में वो केग भी नियुक्त हुए, यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्य सचिव जो भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग के नियुक्त पर भी हुए तो वो राजीव महर्षि हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिए? सर्वाधिक अभी तक आपको पता होगा कि गुरमुख निहाल सिंह जी सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री राज्यपालों में देखें तो सर्वाधिक कार्यकाल गुरमुख निहाल सिंह जी का है। तो सर्वाधिक अभिभाषण किसने दिए हैं? गुरमुख निहाल सिंह जी ने दिए हैं। आप इसे याद कर लेंगे। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनलाल बागड़े राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। वे महाराष्ट्र विधानसभा के 6 बार विधायक रहे हैं। ये बात ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, यानी निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, यानी विधानसभा क्या करेगी? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं, लेकिन आरपीसी ने देखो कहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि चौथा स्टेट में दिया कि 30 जून 2024 को उन्होंने राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया, जबकि 30 जुलाई नहीं 31 जुलाई 2024 कब पद ग्रहण किया उन्होंने, शपथ कब ली? 31 जुलाई 2025 को। कितना माइनर, मतलब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। ये आरपीसी, ये जो राजभवन की साइट पर जो किशनलाल बागड़े का जो व्यक्तिगत परिचय उस पर ये डाली हुई है, ये पूरी बातें ये सिर्फ डाली, वहां से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया। तो कब नियुक्त हुए? 31 जुलाई 2024 को 45वें राज्यपाल के रूप में किशनलाल हरिभाऊ बागड़े जी। भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्यपाल जी की शक्तियां हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का सवाल है। इसमें अगर अपने को कुछ आर्टिकल्स याद हो जाते हैं तो अपने उसको एलिमिनेशन तकनीक से इसको हल कर सकते हैं। जैसे अपने को पता है कि अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति आर्टिकल कितने में है? 213 में है। तो ये बात तो गलत हो गई। अगर अपने को ये बात भी याद है, विधेयकों पर अनुमति, मैंने आपको बताया था कि विधेयकों पर अनुमति 200 के तहत देते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र और स्थावर गठन करना। अगर आपने अपने को दोनों बातें याद नहीं है, सही विकल्पों को चयन करना है, तो ये दो तो गलत हो गई, दो गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी 3 और 4 सही है। 3 और 4 कौन से? ये और ये बातें सही है, ये बात भी गलत है। समाधान की शक्तियां आर्टिकल 162 में नहीं है, 161 में है। इसके अलावा ये चीजें अपने को याद भी नहीं हो तो भी बात बन जाती है। यानी अपने को कुछ आर्टिकल्स रिपोर्टिंग के आर्टिकल याद रखते हैं ताकि अपनी बात बन जाए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य
का वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण ही संविधान में उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 202 आर्टिकल 202 में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है और वो विधानसभा या विधान परिषद में कौन रखवाएगा, राज्यपाल जी रखवाएंगे। राजस्थान विधान में ऐसे दिन उपस्थित किया जाएगा, निर्धारित की जाती है। यानी वो किस दिन रखवाएंगे तो वो कौन निर्धारित करेगा, वो राज्यपाल जी निर्धारित करेंगे। और इस संबंध में राजस्थान विधानसभा के जो नियम है उनपे नियम बनाए गए हैं कि जिस दिन बजट पेश किया गया है उस बजट का दिन तो कौन निश्चित करेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, वो तो राज्यपाल निश्चित करेंगे। राज्यपाल उस दिन रखवाएंगे, किसके बिहाफ पर रखवाएंगे, वो राज्य का जो वित्त मंत्री जी हैं उनके बिहाफ पर रखवाएंगे। इस बार आपको पता होगा कि राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट रखा और उसमें यह भी लिखा गया है कि जिस दिन बजट पेश करेंगे उस दिन चर्चा नहीं होगी। उसके लिए चर्चा के लिए आगे दिन निर्धारित होते हैं कि उस बजट पर चर्चा की, यानी उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये राजस्थान के जो विधानसभा के जो नियम बने हुए हैं उस नियमों में इन्हें लिखा गया है। तो अभी राज्यपाल टॉपिक को हमने पढ़ा, इसकी अभी हम राज्यपाल जी जो प्रथम राज्यपाल कौन थे, इसके बाद कौन कौन से मुख्य राज्यपाल रहे, उनकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखेंगे और कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आज तक 45वें राज्यपाल बन चुके हैं किशनलाल जी बागड़े, वहां तक उनकी मुख्य हिस्ट्री देखेंगे और एक क्लास इसकी और रहेगी ताकि हम राज्यपाल टॉपिक को पूरा समेट लें और पूरी जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि राजस्थान की हम आगे आने वाली क्लास में विधानसभा और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे ताकि राज्यपाल टॉपिक अपना पूरा हो जाए, क्योंकि इन राज्यपाल जी है विधानसभा मुख्यमंत्री इनसे भी जुड़ा हुआ पद है। वो सारे क्वेश्चंस है इस पीडीएफ के साथ आपको अटैच मिल जाएंगे। उनसे ऑथेंटिक आरपीसी या धनुष बोर्ड की जो ऑथेंटिक आंसर की है उनसे उसको आंसर भी टिक आपको मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ के साथ वो क्वेश्चन सारे अटैच हो जाएंगे। आप राज सारथी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ज्वाइन कर लें। निश्चित रूप से आपके लिए क्लासें फायदेमंद होगी। मेरा जो पिछले 3 वर्षों पिछले तो 10 वर्षों का अनुभव है, पिछले जो आरएस की जो 3 मेंस परीक्षा मैंने दी है उनका अनुभव आपके काम आ जाए। और जो मेरी टीम है उसमें सारे अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले हैं, राजकीय सेवा में भी लोग हैं, आरएस परीक्षा भी वो कई बार दे चुके हैं, वो बेहतर कंटेंट तैयार कर रही है। तो राज्यपाल जी की एक क्लास हम और लेंगे, तब तक राज्यपाल जी से संबंधित जो भी अपने प्रावधान वो पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं।